गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म क्या होता है? तो बच्चों, धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। जो हमारे धातु होते हैं ये जो है वायुमंडल में या पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये किसी ना किसी से जुड़ करके, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बना लेते हैं, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। कार्बोनेट से क्रिया करके धातु कार्बोनेट बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन धातुओं से कार्बोनेट को दूर करेंगे, उनकी अशुद्धि को निकालेंगे, उनके ऑक्साइड को दूर करेंगे और शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में कि मिनरल होता क्या है। तो बच्चों, खनिज मतलब होता है खन के निकाला जाए। तो जब हम धातुओं को जो है जमीन में से निकालते हैं तो वो धातु शुद्ध रूप से नहीं होते हैं। उन धातु में किसी ना किसी चीज की अशुद्धि पाई जाती है। हो सकता है वो ऑक्साइड की अशुद्धि हो सकता है कार्बोनेट का हो। तो हम लोग क्या करेंगे, उस खनिज को जो है खनिज में जो अशुद्धियां हैं उन्हीं को दूर करेंगे और शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी में जो तत्व हमारे हैं, जो तत्व पृथ्वी में जिस रूप में पाए जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। जैसे बच्चों, आपका माइका एक प्रकार का खनिज होता है, क्वार्ट्ज आपका एक प्रकार का खनिज होता है, फेल्डस्पार एक प्रकार का खनिज होता है। तो ये सब आपके क्या है, खनिज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी खनिज को शुद्ध करेंगे और शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करेंगे। अगला है बच्चों, अयस्क क्या होता है। अयस्क मतलब होता है बच्चों कि जो आपने पृथ्वी से जो धातुओं को निकाला है, अब उन्हीं धातुओं को निकाल करके शुद्ध करना और अपने हमारे लिए लाभकारी हो, उसी को कहा जाता है अयस्क। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए और उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। जैसे बच्चों, हमारा जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ धातु और उसके कुछ अयस्क के नाम में, उसके कुछ अयस्क के बारे में लिख रहा हूँ। जैसे आपका बच्चों मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। मरकरी का अयस्क क्या होता है बच्चों, सिनेबार। ये आपका मरकरी होता है, इसका अयस्क होता है HgH, इसका फार्मूला होता है। ये मरकरी था आपका बच्चों पारा। तो पारा का एक अयस्क क्या है, सिनेबार। इस सिनेबार जो होता है, इसी तरीके से बच्चों कापर का एक अयस्क होता है आपका कापर पायराइट। कापर का एक अयस्क है कापर पायराइट। कापर का एक अयस्क होता है कापर पायराइट। इसका सूत्र होता है बच्चों CuFeS2। तो कापर पायराइट है बच्चों कापर का अयस्क। इसी तरीके से बच्चों लोहे का अयस्क है, लोहे मतलब आयरन का एक अयस्क होता है बच्चों हेमेटाइट। सिल्वर का एक अयस्क होता है बच्चों हान सिल्वर। तो ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जिनके अयस्क पाए जाते हैं, जिनमें जो है अशुद्धियां होती है। उन्हीं धातुओं को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, शुद्धिकरण करेंगे और वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद देगा। तो उसी को कहा जाता है अयस्क। कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और उनमें जो है उनको हम लोग क्या करें, उनको शुद्ध करके अपने लाभ के लिए यूज करते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे मरकरी का अयस्क सिनेबार HgS, इसमें सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे सल्फर को और शुद्ध धातु Hg प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से बच्चों कापर, जिसका अयस्क होता है कापर पायराइट CuFeS2। तो इसमें आयरन और सल्फर की अशुद्धि है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन और सल्फर की अशुद्धि को दूर करेंगे और शुद्ध धातु कापर प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से लोहे का Fe2O3 हेमेटाइट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से ऑक्साइड को हटाएंगे और शुद्ध आयरन प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से सिल्वर का एक अयस्क है हार्ड सिल्वर AgCl, उसमें कोलिन की अशुद्धि को दूर करके हम लोग शुद्ध सिल्वर प्राप्त करेंगे। अगला है बच्चों अधात्री या गैंग। तो अधात्री या गैंग क्या होते हैं? तो बच्चों, जो हम लोग अयस्क जमीन से निकालते हैं ना, उसमें कभी कभी मिट्टी की अशुद्धियां, रेत की अशुद्धियां और भी वाष्पशील गैसों की अशुद्धियां पाई जाती हैं। उन्हीं को कहा जाता है गैंग या अधात्री। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं,
जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जो है धातु या अयस्क को कैसे शुद्ध किया जाए। तो पहला है बच्चों, धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाए। तो अयस्कों को शुद्ध करके ही धातु की प्राप्त करना है। तो उसके शुद्धि करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अयस्क का समृद्धिकरण। सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी अयस्क को शुद्ध करना है और शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो इसके समृद्धिकरण में क्या करते हैं, जो बच्चों अयस्क होता है उनमें गैंग पाया जाएगा, अशुद्धि पाया जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस अशुद्धि को हटाएंगे। उस अशुद्धि को क्या करेंगे, हटाएंगे। अब ये हटाने का कई तरीका हो सकता है। पहला तरीका यह है कि बच्चों पानी से साफ करेंगे। पानी से क्या करेंगे, साफ करेंगे। अब बच्चों पानी से साफ करने का मतलब तरीका यह है कि जिन अयस्क में जो है, अगर जिनका डेंसिटी जो ज्यादा होती है, तो उन अयस्क को क्या करेंगे, हम लोग बहते पानी में ले जा करके उनका पहले सांद्रण छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और उनका सांद्रण करेंगे। ये बहते हुए पानी में ले जाएंगे और वहां धुलेंगे। जब धुलेंगे तो हल्के पार्टिकल पानी के कण के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, पानी के साथ चले जाएंगे, और जो भारी तत्व होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये तरीका होता है पानी से धो करके। दूसरा तरीका होता है बच्चों छान करके। हम लोग क्या करेंगे, अयस्क को जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे पहले उसको, फिर क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे कण होंगे उसको छानेंगे पानी में, मान लो किसी भी तरीके से छानेंगे, या जो है हम लोग ऐसे ओसाएंगे, तो क्या होगा, जो छोटे कण होंगे वो दूर हो जाएंगे और बड़े कण वहीं पड़े रहेंगे। तीसरा है रसायनों का उपयोग करके, या जो है हम लोग क्या करेंगे, अयस्क में रसायन का उपयोग करेंगे। रसायन का उपयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अगला तरीका है चुंबकीय पृथक्करण विधि वाला। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है बच्चों, अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं, सबसे पहले अयस्क को पीस लेते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो पहिए लगे होते हैं, दो पहिए होते हैं, और दोनों पहियों पर एक पट्टे जो है पट्टा लगा होता है, और यहाँ से जो है एक वो बना होता है जिससे अयस्क गिराया जाता है इस पहिए पर, और इसी पहिए पर बच्चों मैग्नेट का पट्टा चढ़ा होता है। एक पहिए पर मैग्नेट का पट्टा चढ़ा होता है, इस पहिए पर मैग्नेट लगा रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ से अयस्क को धीरे धीरे गिराया जाएगा, और जब गिराओगे इसी पहिए पर तो पट्टा धीरे धीरे जाएगा, और यहाँ पर चुंबक लगा रहता है। तो जो जिन अयस्क में जो है लोहे पाए जाएंगे, या जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, वो क्या होंगे, वो पदार्थ है ना उसी लोहे पे, उसी पहिए पे चिपक जाएंगे। और जिनमें लोहा नहीं लगा होगा, जो है चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो पहिए से क्या करेंगे, दूर गिर जाएंगे, और जो लोहे से आकर्षित होगा वो क्या होगा, उस पहिए के करीब गिर जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चुंबकीय पृथक्करण विधि से उन धातु को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, धातु की अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। ये तरीका है बच्चों, पहला तरीका था अयस्क का समृद्धिकरण। तो हम लोग अयस्क का समृद्धिकरण करके अयस्क में उपस्थित धातु अभी आपका शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ धातु की जो अशुद्धियां हैं अयस्क में उपस्थित थी, उनको हम लोग दूर कर देते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने क्या किया, धातु का समृद्धिकरण किया। अब क्या करेंगे कि जो अशुद्धियां बची रह गई, अब उन धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। जैसे बच्चों आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हैं, जो धातुएं मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर है, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत अधिक है। तो बच्चों अधिक क्रियाशील धातु है, क्या ये वायुमंडल में या पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से रह पाएंगे, नहीं, ये किसी न किसी से क्रिया करके कोई ऑक्साइड बना लेगा, कोई कार्बोनेट बना लेगा, ये अशुद्धिक रूप में पाए जाएंगे। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होंगे वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेंगे। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है निष्कर्षण करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होगा और एक कैथोड होगा, और उसमें क्या करेंगे, उसी विलयन का लवण घोल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों अधिक क्रियाशील धातु को हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इनका जो है निष्कर्षण करेंगे। विद्युत अपघटनी विधि में अभी हम लोग पढ़ेंगे, होता क्या थोड़ा सा देख लो कि विद्युत अपघटन में क्या होता है बच्चों, एक आपका दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है बच्चों और एक एनोड होता है, कैथोड और एनोड होता है, कैथोड और एनोड का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जिसका भी हमें शुद्धिकरण करना होता है, उसी धातु का लवण का विलयन इसमें भर लिया जाता है। इसके बाद उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या हो जाएगा, जो आपका शुद्ध धातु होगा वो कैथोड पे एकत्रित हो जाएगा, जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड पे हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको आगे।
और जो मध्यम क्रियाशील धातु है बच्चों, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो मध्य में है, तो इनकी क्रियाशीलता कुछ कम होगी। तो कम होगी तो ये क्या करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातु, इनमें जो है सल्फाइड की अशुद्धि पाई जाएगी, या ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाएगी, या कार्बोनेट की जो है अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो है शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन द्वारा चयन कराएंगे। किसके द्वारा? कार्बन। मतलब अगर आपका एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन ये सब धातुएं हैं और इनका जो है शुद्धिकरण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन द्वारा अब चयन करके हम लोग उसका निष्कर्षण करेंगे। और जो हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ये Au, ये कम क्रियाशील धातु में बच्चों, जब कम क्रियाशील धातु में तो ये स्वतंत्र रूप में पाई जाएगी, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अशुद्धि जो है पाई जाती है। तो जब कुछ ना कुछ अशुद्धि इसमें पाई जाएगी, जैसे सिल्वर या सोने में इनकी क्रियाशीलता कम है तो इनमें अशुद्धि बहुत कम पाई जाएगी, लेकिन फिर भी क्या है, अशुद्धि तो पाई जा रही है। अब हमें 100% सोना या 100% जो है चांदी प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें कुछ इसका जो है शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग इसमें रसायन का प्रयोग करेंगे, जैसे सोडियम साइनाइड का यूज करके, रसायन का उपयोग करके इसको लोग क्या करेंगे, धातुओं को शुद्ध करेंगे। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। तो कम क्रियाशील जो धातु होते हैं बच्चों, ये इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे सिल्वर है, चांदी है, कॉपर है, मरकरी, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके ऑक्साइड को केवल गर्म कर देंगे, इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके ही शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ मरकरी का निष्कर्षण कर रहा हूँ, मरकरी का अयस्क मैंने भी बताया था कौन होता है बच्चों, सिनेबार। तो यहाँ इसमें सल्फर की अशुद्धि पाई जा रही है, इसमें किसकी अशुद्धि पाई जा रही, सल्फर की। तो अब क्या करूंगा बच्चों की जो आपका मरकरी है HgS, इसको जो है सबसे पहले मैं वायु के साथ हीट करूंगा, ऑक्सीजन के साथ, वायु की उपस्थिति में इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। तो सीधे बाहर को जो है ऑक्सीजन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, हीट कर रहा हूँ। तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा बच्चों मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2HgO, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया बच्चों, बाहर निकल गया, 2SO2 आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अभी ये यहाँ से देखो क्या हुआ कि पहले मर्क्यूरी जो आपका सिनेबार था, इस सिनेबार को हमने किस में बदल दिया बच्चों, ऑक्साइड में। क्योंकि धातु के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। इसी वजह से सबसे पहले मैंने इससे जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराया है ना, यहाँ पर क्या कराया, ऑक्सीजन से। तो अगर से जो भी अयस्क है सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भर्जन। अभी हम लोग देखेंगे आगे भर्जन। तो एक केस में बदल गया, धातु के ऑक्साइड में बदल गया। अब बच्चों इसी धातु के ऑक्साइड को हम लोग ले लेंगे, मर्क्यूरी के ऑक्साइड को मैंने ले लिया और अब आप इसको केवल क्या करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे। तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा और हमें मरकरी शुद्ध धातु के रूप में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमने शुद्ध धातु मरकरी को क्या कर लिया बच्चों, प्राप्त कर लिए। इसी तरीके से जो है बच्चों हम लोग कॉपर का भी अयस्क करेंगे। कॉपर के एक अयस्क रूबी कॉपर का जो है शुद्धिकरण करेंगे। इतना कर लो, इसके बाद जो करते हैं जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया था कि सिनेबार से शुद्ध मरकरी प्राप्त किया था, अब उसी तरीके से रूबी कॉपर Cu2S से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था सबसे पहले अयस्क का भर्जन कराएंगे। भर्जन मतलब होता है ऑक्सीजन जो है वायु की उपस्थिति में क्रिया कराना। तो अब यहाँ मैं कॉपर सल्फाइड क्रिया किससे कराऊंगा, वायु जो है ऑक्सीजन से कराऊंगा। अब ऑक्सीजन से जब क्रिया कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, बाहर निकल आएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर दिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा दिया, भर्जन कराया, अयस्क का क्या करा दिया बच्चों, भर्जन। अब जो कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड जो आपका प्राप्त हो गया बच्चों, अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे। इसी कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा हीट करेंगे, Cu2S के साथ दोबारा हीट करेंगे। जब इसको दोबारा हीट करेंगे इसके साथ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर बाहर निकल जाएगा और आपको कॉपर प्राप्त हो जाएगा 6Cu, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा और हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रूबी कॉपर से जो है कॉपर धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। अब बच्चों जो हमारे मध्यम क्रियाशील धातु हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनका निष्कर्षण करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों ये धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट
अयस्क के रूप में पाए जाएंगे। मतलब कि जिंक सल्फाइड या जिंक ऑक्साइड या आयरन के ऑक्साइड या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में इनकी अशुद्धि पाई जाएगी। तो ये धातु जो है या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना क्या होगा, अधिक आसान होता है। धातुओं को उनके ऑक्साइड रूप से शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। तो मैंने बताया था कि जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, इन धातुओं को किस में बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है। और इसके बाद इन धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए मैंने क्या बताया था, कार्बन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं। कार्बन के द्वारा क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो अब सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना है। तो हमें सल्फाइड धातु से जो है, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना है, जैसे भर्जन की कराएंगे। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, भर्जन। भर्जन क्या होता है बच्चों, अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सल्फाइड अयस्क होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है बच्चों वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड में। अब उस ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपचयन करेंगे और अपचयन करके उस जो है शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड कैलामाइन, जो जिंक का एक अयस्क है, इसका जो है क्या करूंगा, पहले जिंक सल्फाइड का क्या करूंगा, शुद्धिकरण करूंगा। ZnS जिंक ब्लेंडी, ये जो है जिंक का एक अयस्क है ZnS। इस धातु का क्या करना है, हमें शुद्धिकरण करना है, मतलब जिंक ब्लेंडी से शुद्ध जिंक प्राप्त करना है। ये बच्चों है जिंक ब्लेंडी, इसका नाम है जिंक ब्लेंडी, तो जिंक ब्लेंडी, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक सल्फाइड है ना बच्चों, तो इस जिंक सल्फाइड को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, जिंक सल्फाइड है इसको। तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, जिंक सल्फाइड को हम लोग पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। जिंक ब्लेंडी को हमने गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, आपके जो है जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा ZnO, और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल आएगा। अभी शुद्ध धातु नहीं प्राप्त हुआ। अब जो जिंक ऑक्साइड बना बच्चों, जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, अब इस धातु को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, कार्बन के द्वारा जिंक ऑक्साइड को ले लिए और इसका क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा अपचयन। तो यहाँ कार्बन का काम क्या है बच्चों, अपचयन करा रहे हैं। कार्बन यहाँ अपचयन का काम करेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। तो ये आपका शुद्ध धातु जिंक ब्लेंडी से हम लोगों ने जिंक प्राप्त कर लिया। अब बच्चों कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण करने के लिए भर्जन करा रहे थे। और भर्जन क्या है भैया, सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब बच्चों हम लोग कार्बोनेट अयस्क होगा उसका हम लोग निष्कर्षण करने के लिए निस्तापन का, कैल्सिनेशन का प्रयोग करेंगे। निस्तापन क्या होता है बच्चों, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को है ना क्या कहते हैं बच्चों, निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अधिक ताप पे गर्म करोगे तो कार्बोनेट ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बच्चों मैं कैलामाइन से है ना, कैलामाइन धातु से जिंक धातु का शुद्धिकरण करना। कैलामाइन है ना, कैलामाइन जो होता है आपका जिंक कार्बोनेट, ये आपका जो है एक अयस्क है कैलामाइन, जिंक का एक अयस्क है कैलामाइन, कैलेमाइन, ये भाई बच्चों जिंक का एक अयस्क है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको खूब गर्म करोगे। यहां पर वायु की उपस्थिति नहीं रहेगी, वायु की अनुपस्थिति रहना चाहिए बच्चों, वायु की उपस्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि निस्तापन की प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ पर वायु नहीं रहेगा, वायु एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी। तो गर्म करोगे तो बच्चों जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आएगा। अब जिंक ऑक्साइड मैंने बताया था कि बच्चों जिंक ऑक्साइड जो बन गया, तो हमने बताया था मध्यम क्रियाशील धातु का है ना क्या होता है,
कराते हैं, कार्बन के द्वारा अपचयन कराते हैं। अब बच्चों कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे तो कार्बन बच्चों इसे कोक भी कहा जाता है, इस कार्बन को कोक कहा जाता है। अब कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और जिंक धातु में शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है धातु का निष्कर्षण हम लोग कर सकते हैं। अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, जैसे बच्चों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे बहुत अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इनका अपचयन हम लोग कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, ये सब अपचायक होते हैं, इनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनका अपचयन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन द्वारा नहीं किया जा सकता है ना। इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे बच्चों सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण करना है, तो विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है बच्चों, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जो कैथोड होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है, जो एनोड होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उस धातु को विलयन के रूप में, उस धातु को क्या करते हैं, उस विलयन के रूप में जल में मिला करके थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं, थोड़ा सा अम्ल भी डाला जाता है, हल्का सा H2SO4 है ना, तंग सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाला जाता है, घोल दिया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, पहले अपने आयनों में घुल जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो सोडियम आयन बन रहा है बच्चों, ये सोडियम आयन जो है जो होगा आपके कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा और जो क्लोराइड आयन है ये एनोड पर एकत्रित होता जाता है। इसका मतलब ये है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको जो है इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, आप ये जो है जलीय सोडियम क्लोराइड है बच्चों, जलीय सोडियम क्लोराइड, तो इसको जो हम लोग जो है जलीय सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लें और वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा बच्चों, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। जो हमारा सोडियम आयन है ये बच्चों, ये जो हमारा धातु है, ये सोडियम आयन धातु है ना, ये धातु कहाँ एकत्रित हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अटैच होगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ। तो सोडियम आयन धातु पॉजिटिव है तो ये कैथोड निगेटिव की तरफ भागेगा। तो सोडियम आयन जो धातु है हमारा कहाँ प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कैथोड पर एकत्रित होगा, कैथोड पर। और जो आपका क्लोराइड आयन है ये आपका निगेटिव है बच्चों, तो ये किस पे जाएगा, एकत्रित होगा, ये हमारा अधातु है और ये किस पे एकत्रित हो जाएगा, एनोड पर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाती है और जो अशुद्ध धातु होती है वो एनोड के ऊपर एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है अधिक क्रियाशील धातु का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, निष्कर्षण करते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले धातु क्रम में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो धातु का मतलब अयस्क, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अयस्क का निष्कर्ष समृद्धिकरण किए। अयस्क का समृद्धिकरण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण, और आखिरी सबसे सरल होता है धातु का परिष्करण। तो सबसे पहले बच्चों जो धातु का परिष्करण करने के लिए सबसे उपयोगी विधि जो मानी जाती है वो विद्युत अपघटनी विधि मानी जाती है। विद्युत अपघटनी विधि जो है धातुओं से अपद्रव्य को, अपद्रव्य मतलब जो खराब पदार्थ हैं, जो आपके है ना अशुद्धियां हैं, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो मैंने अभी बताया था बच्चों कि विद्युत अपघटनी विधि में क्या होगा, एक आपका दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। अब उसमें क्या करते हैं, जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसी धातु के लवण के विलयन में उसको घोल देते हैं। इसके बाद उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पे निक्षेपित हो जाता है, जो हमारे अशुद्ध धातु होते हैं वो कहाँ निक्षेपित हो जाते हैं, एनोड पर निक्षेपित हो जाते हैं और वो एनोड पर, एनोड पंख में है ना, एनोड पंख के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब एनोड पर अशुद्ध धातु निक्षेपित हो जाता है। उस एनोड पंख में बच्चों बहुत से जो है उपयोगी धातु भी पाया जाता है, सोना चांदी। पूछा जाता है कि एनोड पंख में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, तो एनोड पंख में सोना है, प्लेटिनम, ये सब धातुएं निक्षेपित हो जाती है। तो देखेंगे हम लोग विद्युत अपघटनी विधि में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट में घुलने लगेगा। उसी समय अपघट से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगा। शुद्ध धातु हमारा कहाँ प्राप्त हो जाएगा, कैथोड पर। और जो अविलेय अशुद्धियां हैं बच्चों ये एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड
एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख में पूछा जाता है कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है बच्चों, सोना, प्लेटिनम, ये सब हमारे जो है कहाँ पाए जाते हैं, एनोड पंख पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये देखो एक वैद्युत अपघटनी यहाँ मैंने बनाया है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक आपका एनोड है। जो कैथोड होता है निगेटिव चार्ज होता है, जो एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने बताया जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसी धातु का जो है उसी धातु के लवण के विलयन में घोल देते हैं। जैसे बच्चों मुझे कापर सल्फेट, कापर का शुद्धिकरण, कापर पाइराइड से कापर प्राप्त करना है, तो मैंने क्या किया बच्चों, कापर धातु का लवण कापर सल्फेट की विलयन में उस धातु को घोल दिया। जब उस धातु को घोल दोगे तो अपने आयनों में कापर आयन में टूट जाएगा और जो अशुद्धियां, जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, करंट प्रवाहित की जाएगी, तो जो शुद्ध धातु होगी वो कापर आपके एनोड पर, शुद्ध धातु एनोड पर, मतलब जो शुद्ध धातु है आपके कैथोड पर, है ना, कैथोड पे शुद्ध धातु क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और जो बच्चों जितने भी अशुद्ध धातुएं हैं वो आपके जो है एनोड पर, है ना, एनोड पंख के रूप में अशुद्ध धातु क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो अशुद्ध धातु हमारे कहाँ पे एकत्रित होंगे, एनोड पंख पर एकत्रित हो जाएंगे। इसी विधि को कहा जाता है वैद्युत अपघटन विधि। तो इसमें एनोड पे देखो क्या हो रहा है, कापर अपने दो इलेक्ट्रॉन को लाश करके कापर आयन बनाएगा। अब यही कापर आयन क्या करेगा, जो है दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कापर बना देगा और यही शुद्ध धातु के रूप में हमें कहाँ मिल जाएगा बच्चों, कैथोड पर। कैथोड पे शुद्ध धातु हमारा कापर प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो है आपका जो है धातुओं का धातु कर्म जो है इस तरीके से हम लोग धातु का धातु कर्म करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं।